हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही देर आ रही है, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। दोस्तों, मैं कुछ पर्सनल काम में बिजी था, उस वजह से वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। बट दोस्तों, बाय नेक्स्ट वीक वीडियो ऑन टाइम वंस इन ए वीक आ जाया करेगी। तो दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता क्या है और रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने के क्या क्या कारण होते हैं। और दोस्तों, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के। और दोस्तों, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल है जिनके थ्रू हमको पता चलेगा कि हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या नहीं है। और दोस्तों, लास्टली मैं आप सभी को बताऊंगा कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट क्या क्या है और कौन कौन से मेडिसिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस में लिए जाते हैं और उनके डोसेस क्या क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके मैं आप सभी को जानकारी देना शुरू करता हूं। तो दोस्तों, रूमेटॉइड अर्थराइटिस बेसिकली होता क्या है। दोस्तों, रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है यह एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी बीमारी है जो हम जॉइंट्स को, बोन्स को अफेक्ट करता है, इंक्लूडिंग हैंड्स एंड फीट। और दोस्तों, ये सीवियर होने पर क्या करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन को भी डैमेज करता है। और दोस्तों, अगर इसके द्वारा हमारे बॉडी को डैमेज होती है तो वह एक इरिवर्सिबल डैमेज होता है, मतलब उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। और ये दोस्तों इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करता है, जैसे हमारा लंग्स होता है, हार्ट होता है, आइस होता है, स्किन होता है, ब्लड वेसल होता है और हमारा नर्व्स होता है। तो दोस्तों, ये ऑटो इम्यून बीमारी मतलब होता क्या है दोस्तों, अगर हमारे बॉडी को कभी भी कोई भी बीमारी होता है तो उसके अगेंस्ट हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारा जो शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, लड़ता है। बट दोस्तों, इस बीमारी में क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, हमारे बॉडी को अंदर से खुद ही डैमेज करने लग जाता है। तो दोस्तों, ये एक कॉमन बीमारी और ख़तरनाक बीमारी भी है, क्योंकि हमारे इंटरनल ऑर्गन को भी डैमेज करने लग जाता है। ये कॉमन इसलिए है दोस्तों क्योंकि इंडिया में ये लगभग 1% लोगों को हुआ रहता है। और दोस्तों, मोस्टली इसके जो पेशेंट होती हैं वो फीमेल्स होती हैं और 80% फीमेल्स को ये बीमारी होती है, सिर्फ 20% मेल में ये बीमारी देखी जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ इसके क्या क्या कॉजेस होते हैं, मतलब क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से हमको ये बीमारी होती है। तो दोस्तों, इस बीमारी का अभी भी कोई भी स्पेसिफिक कारण पता नहीं चल पाया है और कुछ फैक्टर्स होते हैं इस बीमारी के जिसके थ्रू हमको ये बीमारी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों, इसमें जो पहला फैक्टर होता है हमारा एज होता है, क्योंकि दोस्तों ये 15 से 45 एज वालों को ही होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस मोस्टली। और दोस्तों, दूसरा जो फैक्टर है उसको सेक्स कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये मोस्टली जो है फीमेल्स में ही देखा जाता है। 80% फीमेल्स में ये बीमारी होती है, सिर्फ 20% मेल्स में होता है। और जो तीसरा है दोस्तों, ये हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से भी बीमारी हमको हो सकती है, क्योंकि दोस्तों मोस्टली ये जो बीमारी है फीमेल्स में ये देखी जाती है, क्योंकि उनके बॉडी में ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होता है और हार्मोनल इन्फ्लुएंस होता है। तो एक जो कारण है हार्मोनल इन्फ्लुएंस का भी है इस बीमारी का। और दोस्तों, अगर हमारे फैमिली में किसी तरह की हिस्ट्री रहती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस को लेकर के, अगर किसी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को या पेरेंट्स को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो उसकी वजह से भी आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने की संभावना होती है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हमारा एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब है, उसमें इन्फेक्शन बैक्टीरिया वगैरह हैं, डाइट हमारी अच्छी नहीं है, अगर हम स्मोकिंग करते हैं, एक्सेस वेट है, तो इस वजह से भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने की संभावनाएँ जो है होती हैं। तो दोस्तों, ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जो कॉजेस है, मतलब किन किन कारणों की वजह से रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकती है। तो दोस्तों, चलिए मैं एक एक बताता हूँ आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, पहला ये है कि दोस्तों आपके जो बोन्स हैं, हड्डियों में दर्द होने लग जाती हैं, एक सिम्टम्स ये हैं। और दोस्तों, क्या होता है, जो ये आपका 4 फिंगर है, ये उंगली है, इसमें किसी तरह का बम्प, मतलब आउटसाइड में अगर कुछ गोल सा बाहर निकला हुआ ये जॉइंट पे, तो इसका मतलब है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के हो सकता है आपको। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको वीकनेस होता है, मुंह सूख जाता है, आँख सूख जाती है, फीवर सडनली हो जाता है, तो ये सब जो है ये भी लक्षण है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के। और साथ ही साथ में दोस्तों, क्या होता है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में हमारे जो बॉडी में और जॉइंट्स पे एक राउंड सा बम्प, मतलब एक
नोड्यूल्स बाहर निकलता है। नोड्यूल्स यानी कि दोस्तों मैं पिक्चर दे दूंगा आपको, वीडियो में पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा सूजा हुआ स्वेल सा आपके जॉइंट्स के ऊपर निकल जाता है। तो ये जो है दोस्तों, ये भी एक लक्षण है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का। और दोस्तों इसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है, तो हमारे जो बोन्स है उनमें टेंडरनेस आ जाता है, वो बहुत नर्म हो जाते हैं और नाजुक हो जाते हैं बोन्स। तो दोस्तों ये सारे जो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि इसके लिए कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल है मार्केट में, जिनके थ्रू हमको पता चल जाएगा कि हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या नहीं है। तो दोस्तों रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए जो फेमस टेस्ट है वो आरए फैक्टर और एनटीसीसीपी टेस्ट है। तो दोस्तों ये जो है एक तरह का एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट है, और जो ये आरए फैक्टर और एनटीसीसीपी है एक तरह का ऑटो एंटीबॉडी है। अगर हमारे ब्लड में ऑटो एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगा और मोर देन 20 रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। तो दोस्तों ये जो आरए फैक्टर है, आरए फैक्टर का मतलब होता है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस फैक्टर, एंटी साइक्लिक सिट्रोलिनेटेड पेप्टाइड होता है। ऑटो एंटीबॉडी अगर हमारे ब्लड में ये प्रेजेंट होता है, मोर देन 20 होता है, तो उसका मतलब हमको अर्थराइटिस है। बट दोस्तों क्या होता है कि 20% केसेस में आरए फैक्टर और एनटीसीसीपी प्रेजेंट होने के बाद भी पेशेंट को रूमेटॉइड अर्थराइटिस नहीं होता है। तो दोस्तों ये मतलब अगर आप कभी आपने जांच कराया, आपको आरए फैक्टर और एनटीसीसीपी पॉजिटिव है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, क्योंकि दोस्तों 80% केसेस में रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, बट 20% में नहीं भी होता है। किसी तरह के इन्फेक्शन वगैरह की वजह से भी आरए फैक्टर और एनटीसीसीपी पॉजिटिव दिखा देता है। और दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आरए फैक्टर और एनटीसीसीपी नेगेटिव दिखाएगा, बट 20% केसेस में दोस्तों नेगेटिव दिखाने के बाद भी पेशेंट को रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। तो दोस्तों इसके लिए कुछ और भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि ESR हो गया, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का जो टेस्ट होता है ये किस लिए होता है दोस्तों, अगर जो हमारा रेड ब्लड सेल है मतलब आरबीसी कुछ ज़्यादा ही फास्ट सिंक होने लगे, तो उसका मतलब हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है। तो इस वजह से भी ESR टेस्ट होता है। और फिर दोस्तों एक होता है हमारा CRP टेस्ट। CRP टेस्ट का मतलब होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। दोस्तों ये जो सी रिएक्टिव प्रोटीन होती है ये क्या करती है, जो हमारे डेड टिश्यू रहती है उनको अटैच होकर उनको बॉडी से बाहर रिमूव करने में हेल्प करती है। तो दोस्तों ये टेस्ट भी इसलिए होता है जब हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन रिलेटेड कुछ तकलीफ होता है, उसको जानने के लिए। अगर बढ़ा हुआ रहता है, CRP पॉजिटिव आता है और फिर ESR भी पॉजिटिव आता है, तो उसका ये मतलब है कि हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है। तो इस वजह से ये टेस्ट होता है। तो दोस्तों इसके जो खासकर टेस्ट होते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के, वो आरए फैक्टर टेस्ट होता है, एनटीसीसीपी टेस्ट होता है, नॉर्मल ब्लड टेस्ट में नॉर्मल ब्लड टेस्ट होता है, उसमें आरए फैक्टर और एनटीसीसीपी अगर पॉजिटिव होता है, इसका ये मतलब है कि आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। अगर कभी बाय चांस इससे कंफर्म नहीं हो पाता है कुछ, तो इसके लिए डॉक्टर और भी टेस्ट करवाते हैं, जैसे आपका ESR और CRP टेस्ट हो गया। तो दोस्तों ये जो सारे टेस्ट होते हैं इनके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के ऊपर। तो दोस्तों रूमेटॉइड अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट क्या होते हैं, कौन कौन से तरह के मेडिसिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस में लेते हैं, उनके क्या क्या डोज होते हैं। तो दोस्तों इसमें नॉर्मल DMARD ड्रग्स लिया जाता है। DMARD मतलब डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। तो दोस्तों ये जो ड्रग्स होता है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और पेशेंट इनको टॉलरेट नहीं कर पाता है और ये सेफ़ नहीं होते। तो लेने के लिए पहले बॉडी को उतना कैपेबल बनाना पड़ता है, इसलिए डॉक्टर पहले कुछ सप्लीमेंट लिखते हैं और फिर आपको अच्छी डाइट बोलते हैं लेने के लिए। जैसे आपको डाइट में सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स लेना पड़ेगा और इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करने वाले जो फूड होते हैं, जैसे आपका मिल्क हो गया, मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट हो गया और आपका मीट हो गया, ये सबसे आपको दूर रहना पड़ेगा क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है। और दोस्तों साथ ही में आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, जैसे मल्टीविटामिन हो गया और एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन E, विटामिन A, C और दोस्तों इसके साथ साथ कैल्शियम टैबलेट, विटामिन D का टैबलेट, ये सब लेना पड़ता है 2-3 महीने। और इसके साथ में जो पेन होता है उसके लिए पेन किलर, नेप्रोक्सेन, इटोरिक ऑक्सी, डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, ये सारे पेन किलर और कुछ स्टेरॉइड वगैरह ये सब डॉक्टर लिखते हैं पहले कुछ टाइम के लिए, 2-3 महीना के लिए, ताकि आपकी बॉडी जो है DMARD ड्रग्स को टॉलरेट कर पाए।
फिर दोस्तों ये सारी मेडिसिन एंड डाइट अच्छे से फॉलो करने के बाद में, लेने के बाद में आपको डॉक्टर स्टार्ट करता है DMARD ड्रग। DMARD ड्रग मतलब डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। तो इसमें दोस्तों जो आपका आता है, पहला आपका क्लोरोक्विन होता है जो एक एंटी मलेरियल ड्रग है। क्लोरोक्विन दोस्तों आपको पहले 4 हफ्ता लेना पड़ता है 300 mg, फिर उसके बाद में 4 हफ्ता लेना पड़ता है 200 mg, फिर 4 हफ्ता लेना पड़ता है 100 mg। तो ये जो है दोस्तों एक सेफ़ और वेल टॉलरेटेड ड्रग होता है पेशेंट में जो जिनको रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। फिर दोस्तों आपका जो दूसरा कॉमन ड्रग होता है वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो दोस्तों हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का जो डोज है वो 400 से 600 mg BID, मतलब 2 दिन में 2 बार 400 से 600 mg। और फिर दोस्तों इसमें जो आपका तीसरा ड्रग होता है वो मेथोट्रेक्सेट होता है। मेथोट्रेक्सेट थोड़ा मतलब ज़्यादा होने पे ही देते हैं। मेथोट्रेक्सेट आपको नॉर्मली स्टार्ट करते हैं 7.5 mg वंस इन ए वीक, मतलब हफ्ते में एक बार लेना पड़ेगा 7.5 mg। फिर दोस्तों कुछ और भी ड्रग होते हैं इसमें, जैसे सल्फासालाजिन हो गया। सल्फासालाजिन आपको जो है 12 हफ्ते धीरे धीरे करके लेना पड़ता है। पहले 0.5 ग्राम, फिर धीरे धीरे 1 ग्राम, धीरे धीरे 1 ग्राम, फिर 12 हफ्ता के बाद आप जो है 3 ग्राम पर डे ले सकते हैं। फिर दोस्तों आपको जो होता है लिफ्लोनामाइड होता है। लिफ्लोनामाइड जो है दोस्तों पहले 3 दिन आपको 100 mg लेना पड़ेगा, उसके बाद 20 mg पर डे ऐसे करके आप ले सकते हैं। फिर दोस्तों अगर रिमेटॉइड आर्थराइटिस आपका ये सब दवाइयाँ लेने से नहीं ठीक होती हैं तो इसके लिए कुछ और भी इंजेक्टेबल होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। डॉक्टर बहुत जल्दी प्रिस्क्राइब नहीं करते, जल्दी नहीं देते हैं। जब बहुत ज़्यादा सीवियरिटी बढ़ जाती है तभी डॉक्टर इन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे आपका रिटुक्सीमैब हो गया, आपका बटासेप्ट हो गया, अडालिमुमैब हो गया, साथ ही साथ आपका परटुजुमैब हो गया, ट्रस्टाजुमैब हो गया। तो दोस्तों ये सारे ड्रग्स जो है, मेडिसिन्स जो हैं आपको रिमेटॉइड आर्थराइटिस के दरमियान दी जाती है डॉक्टर द्वारा। तो दोस्तों जैसे कि आपको मैंने बताया, रिमेटॉइड आर्थराइटिस एक कॉमन बीमारी तो है ही, साथ में डेंजर भी बीमारी है, मतलब बहुत ही सीवियर बीमारी है और क्रॉनिक बीमारी जो जल्दी ठीक नहीं होता है। तो दोस्तों कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा हो, जो भी लक्षण मैंने बताया वैसा आपको फील हो रहा हो, तो जल्दी से इसका जांच करा ले और इसका ट्रीटमेंट जो है जल्दी से जल्दी शुरू कर दें। क्योंकि दोस्तों ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है, कभी पूरी तरीके से ठीक नहीं होती है। जितनी जल्दी आपको पता चल जाएगा, जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास जाके इस बीमारी को कंट्रोल कर लेंगे, तो ये क्या होता है कि दोस्तों आपकी बीमारी को कंट्रोल कर देता है। मतलब ऐसा कर देगा कि आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। आपको 5-10 साल आराम रहेगा, फिर शायद फिर से आपको बीमारी आ जाए। तो मतलब ये बीमारी कभी जड़ से ख़त्म नहीं होती। इससे क्या होता है कि अगर आपने अर्ली ट्रीटमेंट करवा लिया सिम्टम्स को समझ कर, तो आप अर्ली ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आपकी बीमारी कंट्रोल में रहती है। जैसे डायबिटीज़ वगैरह होती है, कंट्रोल में रहती है, कभी ठीक नहीं होती। वैसे ही दोस्तों ये ऑटो इम्यून बीमारी है, कभी भी ठीक नहीं होगी पूरी तरह से। अगर आपको सिम्टम्स मैंने बताया, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो अर्ली ट्रीटमेंट, मतलब जल्दी ट्रीटमेंट, एकदम जब हुआ वैसे ही ट्रीटमेंट शुरू करके आप बीमारी को कंट्रोल कर लेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो और जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों इसकी सीवियरिटी क्या होती है, सीवियर होने पर ये इंटरनल ऑर्गन को भी डैमेज कर देता है। तो दोस्तों कभी भी रिमेटॉइड आर्थराइटिस की मेडिसिन अपने आप ना ले, बिना जांच किए और करवाए। कभी भी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाए, कंसल्टेशन करवाने के बाद ही मेडिसिन लें और उनके अकॉर्डिंग ही आप जांच वगैरह सब करवाएं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।